नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI सेमेस्टर का जो पेपर चल रहा है और सेमेस्टर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो आज हम जो बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड का, और जिसमें हम बात करेंगे डीसी मशीन, और डीसी मशीन में बात करेंगे डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर लिखा भी है इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर थर्ड मॉडल फर्स्ट डीसी जनरेटर। तो आइए हम इस पे बात करते हुए चलते हैं, है ना। और ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला सवाल। लिखा है कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि इसकी चर्चा करना चाहते हैं आप एग्जामिनर साहब आपसे कि भाई यह यक्स जो है इसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कटा हुआ इसे भाग है ये क्या है। सबसे पहले तो आप जानिए कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर में क्या कटा हुआ स्लॉट, और इस स्लॉट में हमारी क्या है आपकी वाइंडिंग की गई है। ऐसे ऐसे आपकी पूरी वाइंडिंग भरी गई है, ठीक है। तो ये हमारा जो कटा हुआ भाग है, यानी कि जो स्लॉट कटा है उस स्लॉट में क्या भरा हुआ है, वाइंडिंग भरी हुई है। और ये जो ऊपर वाला भाग है, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटर को जोड़ने का काम करता है, क्या करता है, कम्यूटेटर को जोड़ने का काम करता है। और ये इस हिस्सा है ना, इस हिस्से को यानी ये जोड़ने का काम करता है, और इस पे कापर का लग लगा होता है। क्या लगा होता है भाई, कापर का लग लगा होता है, लग लगा होता है। और ये करता क्या भाई, ये कापर का जो लग लगा होता है मेरे बच्चे, यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसे जोड़ने का, यानी कम्यूटेटर को जोड़ने का काम जो करता है वो कापर का लग करता है। और ये जो उभरा हुआ भाग है, ये जो दिख रहा है जिसमें आपका लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेटा राइजर। क्या बोलते हैं, राइजर। तो उत्तर मिला लीजिए, आर्मेचर कोर नहीं, ब्रश बिल्कुल नहीं, कम्यूटेटर रेजर। देखो लिखा भी है कम्यूटेटर रेजर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सी इज राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। भाई डीसी जनरेटर का नाम क्या है ना, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है, डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक है, संचयी लंबी शंट यौगिक है, संचयी लघु शंट यौगिक है। क्या है बताइए। देखो भाई, ये कह रहा है कि कौन सा ये आपका जनरेटर है। तो जो हमारा फ्लक्स होता है मेरे बच्चे, अगर एक तरह से अगर सहयोग करने वाला, यानी कि अगर इधर से भी आ रहा है और एक इधर से, मतलब दोनों सहयोग करने वाला जा रहा है, नहीं सब मतलब एक दूसरे से मिलकर जा रहे हैं, सहयोगी करने वाले, तब तो हम बोलते हैं भाई कि कम्युलेटिव है। और एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल लघु शंट, संचयी शंट, संचयी। चूंकि डिफरेंशियल मतलब होता है विभेदी, है ना, विभेदी वाला, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह विरोध करने वाला होता है। तो ये कौन सा आपका जनरेटर होगा, ये जनरेटर आपका होगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ना कि शंट क्या नाम है कि लघु वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका जो आर्मेचर है मेरे बच्चे, इस आर्मेचर पे यानी कि इसके पैरेलल में यहाँ पर लगेगा, और आगे अगर यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तब हमारा ये लघु होता है। अदरवाइज ये हमारा यहाँ पर होगा और ये हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये अगर ऐसे बनता सिंबल तब तो हम कह देते हैं भाई हमारा क्या हो जाएगा, लघु शंट। अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट। और लॉन्ग शंट में कौन सा, डिफरेंशियल, विरोध कर रहा है। तो दूसरे क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आप इधर रहो। चलिए चेंज करते हैं और आगे चलते तीसरे नंबर पे। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। अब डीसी जनरेटर की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो लिखा है कार के स्क्रू का नियम, नहीं। ढक्कन को खोलने बंद करने के लिए कार को स्क्रू का नियम लगता है, वहां पर नहीं, ठीक है। और दाहिने हाथ के पाम रूल, यानी कि ये अंगूठा धारा की दिशा को, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये भी नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का तो होगा नहीं। अब बचा क्या आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से तो हम याद करते हैं जब मोटर का, जनरेटर पूछा है तो फ्लेमिंग के
दाएं हाथ का नियम होगा। आइए देखते हैं ऊपर है क्या विकल्प। यस, यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने डी। क्या लिखा है इन्होंने? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, रुक करेंगे। चलिए 4 नंबर कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं जानवर साहब आपसे? कह रहे हैं डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ गणना करने का सूत्र। तो डीसी जनरेटर के उत्पन्न करने की गणना का सूत्र जो होता है वो ईजी बराबर फ्लक्स जेड एन पी बटा क्या होता है 60A होता है। अगर आपसे लैप और वेव की चर्चा करें एग्जामिनर साहब, लैप और वेव कि भाई डीसी जनरेटर है ये गणना करो, अगर वह लैप है तो लैप में क्या होता है ए बराबर पी होता है, यानी कि जितना आपका समानांतर पाथ पोलों की संख्या होगी उतनी कितनी होगी आपकी समानांतर पाथों की संख्या होगी। तो लैप के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? फ्लक्स जेड एन और पी को लिख लो 60 और ए बराबर पी होता है तो यहाँ पर गुणे पी कट गया तो क्या मान हो गया? फ्लक्स जेड एन बटा क्या हो जाएगा 60, फ्लक्स जेड एन बटा 60। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर लैप की बात करेगा तब? ठीक है, फ्लक्स जेड एन बटा 60। अगर आपसे वेव की बात करता है एग्जामिनर तब क्या बताओगे? अगर यही सवाल लिखता है आपसे कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ गणना करने के लिए वेव का उपयोग हम क्या करेंगे, तब क्या करते हैं आप? तो वेव के लिए हमारा जो हो जाता तो सेम आपको पता है कि वेव में क्या होता है ए बराबर 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लिख लीजिएगा फ्लक्स जेड एन पी, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका 60। ए की जगह क्या लिखेंगे हम? ए बराबर 2 तो क्या हो जाएगा आपका 60 गुणे 2 यानी कि फ्लक्स जेड एन पी बटा 120। तब हमारा फार्मूला ये बन जाता फ्लक्स जेड एन पी बटा 120। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया मेरे बच्चे? आ गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़े, चेंज किया हमने और आगे बढ़े यहाँ से। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? बैक ईएमएफ ईबी बराबर बी। 5वां उत्तर दीजिएगा। तो क्या होगा भाई? किसकी बात कहा इसने? और डीसी मोटर की बात किया है तो भाई माइनस हो जाएगा बैक ईएमएफ का। ठीक है, ईबी बी माइनस आई ए इंटू आर, ये वाला होगा बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज माइनस उसमें आर्मेचर में ड्रॉप। ठीक है, आर्मेचर वो में ड्रॉप। अगर आपसे यही अगर चूंकि मोटर लिख दिया, हालांकि ये है जनरेटर का सवाल भाई, अगर हम लोग जनरेटर लेकिन इन्होंने मोटर पूछा है, जनरेटर पूछता तो हमारा क्या जाता बेटा डी वाला, क्या हो जाता डी वाला, ईबी बराबर बी प्लस आई ए इंटू आर हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो सर जी आगे बढ़ा जाए। लिखा है कि चिन्हित भाग का नाम क्या है? बताओ भाई, ध्रुव नोक, पोल कोर, पोल शू, क्या है चिन्हित भाग का? बताइए। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं, चूंकि आपको बता दूं आपको कि जो नीचे जो दिखा रहा है इसको जो पूछ रहा है एग्जामिनर, ये आपका पोल शू है और पोल शू का काम होता है कि फ्लक्स का एक समान क्या करना, प्रवाहित करना। तो आपका क्या जाएगा? और ये ऊपर वाला भाग क्या है आपका? पोल कोर। क्या है भाई आपका? पोल कोर। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आ गया? पोल कोर के बारे में आपने समझ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? यानी ये पूछ रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है भाई डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आइए, क्या भाई नाम है? इधर आ जाओ, ये यहाँ पर फिगर बनाया है इन्होंने। ठीक है, कोई ना, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर रखते हैं आपको। तो कह रहे हैं भाई कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो लगा हुआ है एक आर्मेचर यहाँ पर लगा हुआ,
एक आर्मेचर यहाँ, यानी आर्मेचर 1 और आर्मेचर 2। इधर क्या है आपकी फील्ड वाइंडिंग F1 और F2, ठीक है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बाहर से हम क्या कर रहे हैं, डीसी सोर्स दे रहे हैं, और बाहर से डीसी सोर्स दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं पृथक उत्तेजित। क्या बोलते हैं? पृथक उत्तेजित। तो आपका सबटल यानी डी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है? तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपको पता है कि हम प्राइम मूवर की सहायता से इसको क्या देते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो जनरेटर हमारा ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाला, ठीक है। 8वें का डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, ये कौन सा जनरेटर का फील्ड है। बस आप देखो कि ये सहयोग कर रहा है कि विरोध कर रहा है, बस आप वहीं समझ लेना, ठीक है। ये सहयोग करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अगर देखो, चूंकि ये लाइनिंग आपकी ना ऐसे दिखा रहा है, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, और आप देख सकते हैं सब में ऐसे 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 सब में, यानी जो भी लाइन है सब में इधर जा रहा। इसका मतलब हो गया कि आपको पता है कि एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। तो कम्युलेटिव जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? सहयोग करता है। तो कम्युलेटिव का मतलब हो जाएगा आपका ये वाला कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ये रहेगा संचयी। यौगिक मतलब हो गया कंपाउंड, और जनरेटर जनित्र, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? कह रहा है क्या कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? कार्क स्क्रू का नियम? नहीं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तो अंगूठा दर्शाता है क्या आपका? गति, और जो पहली उंगली होती है वो दर्शाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, और जो तीसरी उंगली होती है ना, जिसे मध्यमा बोलते हैं, तो क्या दर्शाता है आपका? धारा। तो अगर ये देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है ना, कि फैराडे का, अच्छा वो सिद्धांत पूछा है ना, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम होगा बेटा, ठीक है। दिशा नहीं पूछा उसने दिशा नहीं पूछा है आपसे, उसने दिशा आपसे नहीं पूछा है। तो हमारा क्या जाएगा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे साहब ने क्या कहा था? फैराडे साहब ने ये कहा था, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रख कर जब घुमाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है भाई? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और आपका चालक क्या है? आर्मेचर, और आर्मेचर जब घूमेगा तो उसमें क्या होगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि बता, ये कह रहा है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र जो होता है E बराबर VLB साइन थीटा। क्या होता है? E बराबर VLB साइन थीटा। साइन थीटा जो चुंबकीय क्षेत्र और उनके मध्य के कपलिंग कोण है। ये हो गया फ्लक्स घनत्व, ये हो गया उसकी लंबाई, ये हो गया आपका वेग। क्या हो गया? वेग, वेलोसिटी। और E बराबर VLB साइन थीटा। तो कहाँ गया? कोई है क्या ऑप्शन? यस, सी वाला दिया है, ठीक है। अगर आपसे मोटर की बात करता तो VLI साइन थीटा, बस यहाँ पर आई, यहाँ पर वेग, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? धारा, यानी एम्पियर। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, मेरे डियर, ठीक है। चलो 11 नंबर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चल क्वेश्चन 11 हो गया। क्या करा भाई? 12 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए तो कार्क स्क्रू, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या करोगे?
अब ये जनरेटर का चैप्टर चल रहा तो जनरेटर का ही होगा कुछ ना कुछ इसमें। क्या होगा भाई 12 नंबर पे? क्वेश्चन ही आपका क्या है, अधूरा है। ठीक है, और क्या क्या इसमें दिया है? कार्क स्क्रू का नियम, दाहिनी हथेली का नियम, अच्छा पाम रूल दिया है। क्या दिया है? पाम रूल दिया है। तो पाम रूल या हथेली या हेलेक्स जिसे बोलते हैं सोलेनाइड का नियम, क्या बोलते हैं इसको? पाम रूल को हेलेक्स या लिख देता हूँ, हेलेक्स या सोलेनाइड, हेलेक्स या सोलेनाइड। ठीक है, हेलेक्स या सोलेनाइड का दाहिने हाथ का हथेली का नियम। ठीक है, और आपका कार्क स्क्रू रूल क्या होता है भाई? धारावाही सीधे चालक को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, धारावाही का यानी कि कंडक्टर जो धारा को ग्रहण किए हुए, ठीक है, धारावाही चालक। तो भाई ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मानेंगे भाई? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, क्योंकि जनरेटर है तो ये यही कहना चाहता है। आप इसी को ही उत्तर करिए। ठीक है, आप इसको उत्तर करिए, निश्चिंत होकर करिए, यही सही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है? तो योक है, टर्मिनल बॉक्स है और आई बोल्ट है। दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और नीचे क्या है? टर्मिनल बॉक्स, जहां पर हमने जकड़ दिया इसको। तो ये क्या हो गया आपका? टर्मिनल बॉक्स। क्या है आपका? टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, ये होगा टर्मिनल बॉक्स। ये क्या हो गया आपका? आई होल। ठीक है, और ये हमारा हो गया, आप इसको कह सकते हैं कि इसको हमने क्या किया, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं मेरे बच्चे कि ये जो बोलते हैं कि ये इसमें बोर्ड लगा क्या करते हैं हम? फाउंडेशन कस देते हैं। तो पूछा क्या है? योक है भाई आपका, ये पूरी बॉडी आपकी योक है। योक, फ्रेम, बॉडी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हो गया। और कौन सा सवाल है? और भी है क्या? चलिए देखते हैं भाई अगला, 13 के बाद 14 नंबर बताइए। हाउ मेनी पैरेलल पास इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? तो जितने पोल उतने प्लेक्स, यानी आप सीधा बोलो पोल गुणे प्लेक्स, पोल गुणे प्लेक्स। तो कितना पोल दिया? 4 पोल डुप्लेक्स, तो 4 गुणे 2 कर दो, 4 गुणे 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। बस एक चीज़ और याद रखना, एक तो आपका 8 ही आएगा। एक चीज़ और याद करिएगा कि जो आपका लैप और वेव की बात करता है, तो जब लैप की बात करता है तो हम प्लेक्स में गुणा करते हैं। किस में गुणा करते हैं? प्लेक्स में। इधर जो बना होगा, ठीक है, प्लेक्स में हम गुणा करेंगे। प्लेक्स में हम क्या करेंगे भाई? गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आपसे वेव की बात करता है तो हम पोल में गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 14 का C। बस इतना जान लीजिएगा। अगर वो लैप और वेव की बात करता है कि किसमें किसमें होगा तब। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ा जा। बिल्कुल गुरुजी, आगे बढ़ा जा। चलो भाई 18 नंबर हो गया। कितना नंबर? 18 का कितना हुआ? 14 नंबर हुआ है। हमको लगा 18 नंबर हो गया। ये क्या पूछ रहा है भाई आपसे? डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। ठीक है सर जी, बताते हैं। इसका क्या नाम है? साइड एंड प्लेट्स है, पोल्स है, कम्यूटेटर खंड है, आर्मेचर कोर का लेमिनेशन। लेमिनेशन ही तो है भाई आपका। ये क्या है? लेमिनेशन ही तो है आपका। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये आपका क्या है? आर्मेचर कोर है। ये क्या है आपका? आर्मेचर कोर है। इसमें क्या है आपका? डक्ट्स भरा हुआ है ना? इसमें क्या भरा हुआ है? डक्ट्स भरा हुआ है। इसके बाद क्या भरा हुआ है? डक्ट्स के अलावा क्या भरा हुआ है इसमें, है ना?
और ये इसमें क्या भरा आपका, एयर डक्ट भी भरा होगा। क्या भरा हुआ है, डक्ट्स मतलब एयर डक्ट्स, यानी हवा वगैरह भरा हुआ होगा, ठीक है। और ये बीच में की होल सा है, क्या है, यहाँ पर एक की होल सा लगी होती है, जिससे आपका मतलब इधर उधर ना हो, बाहर और ना हो, ये घूम सके आराम से। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका उत्तर डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। तो ये क्या है, आर्मेचर कोर है, तो आर्मेचर कोर की बात करो, आ जाओ डी वाला उत्तर, ठीक है, 15 का डी, ठीक है। चलो अगला सवाल कहाँ है, यहाँ पर है। 16 नंबर कह रहा है कि भाई डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समानांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो इंटरपोल जो होता है वो आर्मेचर के कहाँ लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में लगता है। और आप कह सकते हो मेरे बच्चे कि जितना मेन पोल होगा उतने ही इंटरपोल होगा, यानी कि जो मेन पोल मतलब फील्ड वाइंडिंग, यानी ये और ये, ठीक है, ये और ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इनके बीच में जो हमारा होगा, तो यहाँ पर इंटरपोल, ठीक है, 1 2 3 4, यानी ये मेन पोल मेन पोल मेन पोल मेन पोल, एन एस एन एस एन एस एन एस, और बगल में उसके इंटरपोलों की संख्या, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाम है, एक होता है आपका क्रॉस फील्ड, डबल होता है, उसका दूना होता है, 4 दूना 8, जितना अगर होगा मेन पोल उसका डबल। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेन पोल 4 है, 1 2 3 4, तो उसका डबल कर दीजिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी डबल क्रॉस। और वो कौन से में वाले में होता है, बीसी जनरेटर होता है, जिसका आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन और रेजियनबर्ग, मेटाडाइन आपका हो गया, और मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन, मेटाडाइन, मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन, ठीक है, मेटाडाइन, एम्प्लीडाइन, और आपका एक होता है एक और होता है आपका क्रॉसफील्ड, ठीक है, रेजियनबर्ग, रेजियन वर्ग, इसमें एक जोड़ा अधिक होता है, एक जोड़ा क्या होता है, अधिक होता है। अगर हमने कह दिया यानी 2 ठो अलग होगा, ठीक है, एक जोड़ा इसमें अधिक होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, वोल्टेज का निर्माण करे, फील्ड करंट का कम करे, आर्मेचर करंट कम करे। तो आपको भी पता है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का जो काम होता है बच्चे, वो क्या होता है, क्या होता है भाई, उसका काम यही होता है, ठीक है, उसका काम यही होता है कि वो वोल्टेज को क्या करे, उत्पन्न करे, ठीक है। तो कौन सा है, ये वाला उत्तर करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाले के हम करते हैं भाई, ठीक है। चलो 18 के बाद इधर आ जाइए, और भी है क्या, यस, नहीं 17 था ना, चलो यहाँ 18 नंबर यहाँ पर आते हैं। मशीनों में कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो भाई कहाँ होता है, ब्रश और कम्यूटेटर, यानी आप कह सकते हो कि ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में जो प्रतिरोध होता है उसी को हम ब्रश प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो मशीनों में कौन से 2 बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध ये होगा। सी वाले को ब्लॉक करते हैं, किसको करते हैं, सी वाले, सी इज राइट, ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में, किसके रूप में, किसके रूप में भाई, कह रहा है किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि बड़ा हो मुझे लग रहा है, तो
नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, अब सही है, अब सही है। कह रहा भाई जामनर साहब आपसे कि किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित करते हैं, यानी ऊपर तो एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। और नीचे जो होता है बेटा, आप बोलता है इसको जो बोलते हैं इधर वाला भी, वो होता है वोल्टेज ड्रॉप से, ठीक है। तो भाई आर्मेचर रिएक्शन कहाँ है, तो किसको पूछा, यक्स के बारे में पूछा है ना शायद, हाँ यक्स के बारे में। तो क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर रिएक्शन, सी वाला, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, चलिए 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि उसे शंट फील्ड आर्मेचर के साथ में जोड़ा जाए, तो आसान है यार, कोई ना बताता हूँ। कह रहा भाई कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड, यानी कि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ कहाँ जोड़ते हैं, लॉन्ग में, कम्युनिटी में, डिफरेंशियल में, शॉर्ट। 20 में बताइए। 20 का उत्तर दो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। तो भाई आपको पता है कंपाउंड जनरेटर में क्या नाम है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में। कंपाउंड मतलब हो गया आपका यौगिक, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यह आर्मेचर अगर है और ये यहाँ पर है ना, जो मैं अभी कुछ देर पहले बनाया था, और ये हमारा इधर हो जाएगा, यानी शंट फील्ड, और हमारा इधर मान लीजिए यहाँ पर सप्लाई है, वोल्टेज जो भी आपको देना है, ठीक है। तो ये आर्मेचर के कहाँ लगा है, पैरेलल में। तो आर्मेचर पैरेलल में जब छोट शॉर्ट लगा है तो शॉर्ट वाला यानी लघु शंट, शॉर्ट शंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट। अगर यही संख्या हमारी, अगर ये चला जाता कहाँ से, यानी अब ये पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ जुड़ जाता, तो हमारा क्या जाता लॉन्ग शंट, तो पहला वाला हो जाता, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डी वाले। आगे बढ़ा जाए, चलो 21 नंबर क्या कर रहा भाई, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। और आपको पता है कि भाई पटलित क्यों किया जाता है, पटलित करने का रीजन क्या है। तो भाई पटलित करने का सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी भंवर धारा हानि को कम करना, ठीक है, एडी करंट के लॉसेस को कम करना। तो डी वाला कर लो, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। 21 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम हो क्यों है, तो भाई ये अच्छा सवाल है। कह रहा है भाई क्यों कम है, तो जैसे आप बहुत कम क्यों है, क्योंकि आर्मेचर धारा कम है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाने के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो क्या भाई, तो 22 का जो होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, ठीक है। ये सबसे आसान है भाई, वोल्टेज ड्रॉप को क्या करिए आप, कम से कम करिए। तो बी वाला, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करिए, कम से कम करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते। 22 हो गया, 23 नंबर करिए। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। अगर डीसी को घड़ी दिशा में यानी क्लॉक वाइज में नहीं चलाओगे तो उसका ब्रश वगैरह सब टूट टाट जाएगा, प्लेट वगैरह टूट जाएगी, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा, है ना, सारी कहानी उल्टा पुल्टा हो जाएगी, है ना। तो सबसे मेन जो होता है डीसी जनरेटर घड़ी को दिशा में क्यों चलाना चाहिए, अवशिष्ट चुंबकत्व अच्छा करना, ये वाला है ना भाई। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा तो फिर ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला 23 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, अधिक लोड के लिए। क्या कह रहा है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान करती है। घुमावदार मतलब क्या हो गया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, मतलब आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने, यानी जो आपका वो जो हो रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, जो आपका हो रहा है ना रिड्यूस्ड, और ऑप्शन देख ले, है ना, आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने के लिए होता है 24 नंबर। तो 24 में और देख लेते हैं, है ना,
और भी कोई है क्या इससे भी ज़बरदस्त वाला विकल्प कोई है क्या? इधर आ जाइए, इधर होगा, आइए, ये यहाँ देखिए, हाँ ये देखो लिखा तो है, ठीक है ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए। 25 नंबर देख लीजिए। 25 नंबर कह रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने का विफल होने का कारण क्या है? डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध, फील्ड प्रतिरोध में क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर, प्राइम मूवर रोटेटर से ऊपर चल रहा, क्या हो जाएगा भाई? विफल होने का सबसे सटीक कारण होगा क्रिटिकल वाला, है ना? 25 का सी करते हैं, 25 का सी, ठीक है, 25 का सी ही होगा, क्योंकि क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान जब ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपका विफल हो जाएगा, है ना? तो फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना नहीं होना चाहिए, ये इसी वाला है ना, फील्ड प्रतिरोध का क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना, उससे कम ही होना, क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान फील्ड प्रतिरोध से कम ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर पे, 25 हो गया ना, हाँ ठीक। 26 पर क्या कर रहा है? जनरेटर का नाम क्या दिया? उसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हो, तो संट वाला होगा, सीधा मतलब हो गया, है ना? 26 का क्या हो जाएगा? संट वाला। कह रहा है कि इस जनरेटर का नाम क्या दिया? उसका क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में, तो समानांतर में संट वाला, ठीक है। चलो अगला लगाइए। 27 नंबर, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या? तो पोल शू का मतलब होता है भाई एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, ठीक है। डी वाला क्या होगा? एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। आखिरी सवाल मुझे लग रहा होगा, यस 28। क्या कह रहा है ये अंदर कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, धारा को क्या करना? धारा को एकत्र करना होगा भाई, यही सबसे सटीक है। कहाँ है? इसके नीचे है क्या? यहाँ है क्या? हाँ यहाँ लिखा, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, ठीक है। स्प्लिट रिंग का काम होता है धारा को एकत्रित करना, तो इसका विकल्प बी करते हैं, ठीक है। इसका विकल्प क्या करते हैं? बी करते हैं। इधर आ जाइए, चलो भाई इधर आ जाओ। और ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं नहीं नहीं, ठीक, इतना ही 28, ठीक है। तो ये आज के सेशन में 28 रखते हैं, बाकी जो बचा होगा हम अगले वीडियो में उसको कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।